मॉर्निंग क्लास, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्थान में काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट। चलिए हम जो टॉपिक कल फिनिश नहीं कर पाए थे इसको फिनिश करते हैं। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो था आज का टॉपिक एथिकल इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। ये हमारे टॉपिक्स थे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बट वो डिस्कस नहीं हो पाए। तो हम बात करते हैं हमारे एथिकल इश्यूज की। तो आज का हमारा टॉपिक है एथिकल इशू। इशू तो आप लोगों को पता होता है इशू क्या। इशू कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का इशू हो सकता है। चीज अच्छी नहीं लगी तो इशू है, चीज अच्छी लगी तो उसका इशू है कि इसको और करो। इशू मतलब क्या होता है कि एक ऐसी थिंग्स होती है जो हमें कुछ ना कुछ वर्क करने पर फोर्स करे, हमें क्या करे, फोर्स करे। अब वो वर्क हो सकता है आपका पॉजिटिव वे में हो सकता है वो वर्क आपका नेगेटिव वे में हो। डिपेंड करता है कि वो वर्क क्या है, और हम बात करें एथिकल्स की, एथिकल इशू की। एथिकल मतलब एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है, एक तरह के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक ऐसे रूल्स है, रेगुलेशंस है जिनके कुछ वर्क्स होते हैं, तो हम एथिकल इशू का यूज कर रहे हैं। कहाँ पर ये एथिकल इशू कहाँ, हम जो पढ़ रहे थे, जो टॉपिक के चैप्टर में पढ़ रहे थे बायोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे कि बायोटेक के कहाँ का यूज है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है। तो बायोटेक की हेल्प से हमने ह्यूमंस के लिए, सोसाइटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन्वायरमेंट, इन सभी के लिए हमने क्या किया है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाए हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का फॉर्मेशन किया है। कर रहे हैं इनका हम यूजफुल प्रोडक्ट प्रोसेस की फॉर्मेशन के लिए, सर्विस की फॉर्मेशन के लिए। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीन्स को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जीन्स को क्या करें, मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो जीन्स आपके हो सकते हैं, तो जो जीन्स हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो जीन्स हमने यहाँ पर मैनिपुलेट करा है, जो जीन्स को हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है, वो आपके प्लांट्स वैरायटी की बात हो सकती है, ह्यूमंस की बात हो सकती है, एनिमल्स की बात हो सकती है। तो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन किया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन करा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एंड हम बात करते हैं माइक्रोब्स की। इन सभी के जीन से हमने क्या करा, वेरिएशन करा है। तो जब हम इन जीन्स के साथ वेरिएशन कर रहे हैं, तो हम इन जीन्स के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह की टेक्निक्स को हम यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से इनके जीन्स में वेरिएशन आ रहा है। बट उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के कारण हमने यहाँ पर कई सारी इन स्पीशीज को
कई सारी इन स्पीसीज को हमने एज ए एक्सपेरिमेंटल सोर्स या एसेट के रूप में यूज किया। ओके, जब इन्हें हम सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं तो इन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इनमें से क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाए। हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ फेलियर भी जाते हैं। यहाँ पर जब हम इस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कई बार यहाँ पे फेलियर मिला हुआ ना, कई बार हम फेलियर हुए होंगे, तो उन गलतियों से हमने सीखा है, उन गलतियों को हमने ऑब्जर्व किया, सीखा, फिर कुछ या कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमें क्या मिली, सक्सेस मिली। फिर क्या मिली, सक्सेस मिली। तो यहाँ पर हमने इन स्पीसीज को यूज करा है, इनको हमने खतरे में डाला है, इनके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और इनमें से कई स्पीसीज क्या हुई, मर गई हैं, कई स्पीसीज मर जाती है, कई स्पीसीज में जीन वेरिएशन आ जाता है या म्यूटेशन आ जाता है, और कई स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो डिजीज कोजिंग हो जाती है। जो कैसी हो जाती है, डिजीज कोजिंग। कई स्पीसीज में क्या हो जाता है, कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ तो ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव, इनकी वजह से कुछ तो ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाती है, कुछ होती है सर्वाइव नहीं कर पाती। अब बट जो ऐसी है, जो ऐसी स्पीसीज है, जो उस तरह की स्पीसीज है जो डेथ हो गई, वो तो चलो डेथ हो जाती है, पर जिनमें जीन वेरिएशन आ जाता है, जीन चेंजेस आते हैं। अब जीन कहते हैं बेनिफिशियल के हार्मफुल, अगर हार्मफुल है तो सोसाइटी के लिए वो भी हार्मफुल होगा। म्यूटेशन आ जाता है तो म्यूटेशन क्या है, कैसा है, वो म्यूटेशन अगर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल तो ठीक है, बट अगर हार्मफुल हुआ तो फिर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है तो फिर हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर डिजीज को इसमें हो जाती है, किसी प्रकार की डिजीज आ जाती है, तो फिर क्या करेगा, वो हमें भी डिजीज कोज करेगा। भाई हमें भी इसमें वो डिजीज आ जाती है तो हमें भी क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा। अगर किसी स्पेसिफिक में कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है तो आगे फिर उसकी जो प्रोजेनी बनेगी, वो सेल आएगी, तो उसके बाद जो भी सेल का जीन या फिर प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा होगा, कैंसर कोजिंग होगा, क्योंकि कैंसर क्या है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। तो इन सभी को जो ये इशू आ रहे हैं, ये जो इशू है वर्क करने पर, जो इशू आए हैं, जो हमने वर्क करा है इस करने पर जो इशू आ रहे हैं, इन इशू को कम करने के लिए, इन इश्यूज को कम करने के लिए, इन इशू को कम करने के लिए एथिकल इशू कमेटी का फॉर्मेशन करा गया है। एथिकल इशू कमेटी का क्या करा गया, फॉर्मेशन किया गया है। तो अब एक मैं आपको बात बताता हूँ। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की बात है, उन्होंने बताया था कि आप सब गांधी जी को जानते हो, जिन्हें बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। वो एज ए लॉयर, एज ए बैरिस्टर थे, वो साउथ अफ्रीका से अपने स्टडी करके इंडिया आ लौटे थे। इंडिया आए तो जो महात्मा गांधी जी थे, उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो सिर्फ धोती ही पहने और ऊपर कोई वस्त्र ना पहने। ऐसा क्या, तो वो डिनोट कर रहे थे कि मैं भी आप में से एक हूँ। वो ये बताना चाह रहे थे कि मेरा जो भारत है, मेरे जो भारतवासी हैं, वो क्या है, वो अधिकतर उस तबके से बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर उनकी रोजमर्रा की चीजें बहुत डिफिकल्टी से उनको मिल पा रही है और उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है। उनके पास पहनने को उस तरह जैसे अंग्रेजों के पास वस्त्र है वैसे नहीं, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने उस सोसाइटी का नेतृत्व करने के लिए, उस भारत का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ धोती को ही वियर करा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो ये क्या थे, ये जो डिनोट कर रहे थे कि उन्होंने सोसाइटी को
दर्शाने के लिए कि सोसाइटी का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अपने आप को एक धोती में रिप्रेजेंट करा। ये उनके रूल्स थे, रेगुलेशन थे कि भाई मैं भी आप में से एक हूँ, मैं भी आप में से एक हूँ। गांधी जी के क्या थे? मोरल इशू थे, सॉरी मोरल एथिक्स थे। गांधी जी के रूल्स थे, रेगुलेशन थे कि मुझे इस सोसाइटी को दर्शाना है और ये भी दर्शाना है कि मैं इस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, मैं आप में से अलग नहीं हूँ, मैं आप में से अलग नहीं हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ। इसीलिए गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ धोती को वियर करा। ये गांधी जी के क्या थे? रूल्स और रेगुलेशन थे, जिसका समाज ने क्या किया? सम्मान करा, क्योंकि उन्होंने भी समाज का सम्मान करा था, उन्होंने भी समाज को अपनाया, समाज का सम्मान किया और अपने आप को समाज के अनुसार ढाला। इस वजह से गांधी ने जो धोती वियर करी, गांधी जी के क्या थे? रूल्स रेगुलेशन। क्या थे? रूल्स रेगुलेशन। अब कुछ पॉइंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ पॉइंट कम भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये बात कहने की थी कि गांधी जी ने जो धोती वियर करी वो क्या थे? क्या थे? गांधी जी के रूल्स रेगुलेशन। यहाँ पर जो हम अब क्या कर रहे हैं, जो जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं? जीन्स में वेरिएशन आ रहे हैं, जीन्स में वेरिएशन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जेनेटिक मैनिपुलेशन में जीन में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन के साथ साथ यहाँ पर म्यूटेशन भी आ रहा है। क्या आ रहा है? म्यूटेशन भी आ रहा है। और हमने जो जीन वेरिएशन बनाया है, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? तो जो जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, जो जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, इसके द्वारा हम यहाँ पर ट्रांस जीन्स का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन। और ट्रांस जीन के द्वारा हमने यहाँ पर क्या बनाया? ट्रांसजेनिक क्या बनाया? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। इन चीजों का हमने क्या करा? फॉर्मेशन करा। जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं, एनिमल्स बना रहे हैं, तो आपने कुछ केस स्टडी देखी होगी कि जैसे डॉली शिप है, जब हमने डॉली शिप का फॉर्मेशन किया तो इसमें क्या हो गया? कैंसर का फॉर्मेशन हो गया। तो कैंसर के कारण इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। कुछ स्पीशीज ऐसी थी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसी थी? हार्मफुल थी। कैसी थी? हार्मफुल थी। जैसे बीटी टॉक्सिन या बीटी कोटन। हमने बनाया क्या था? हमने बनाया इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन करना चाहा था। हमने इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन करा था बैसिलस thuringiensis के द्वारा। बट जब हमने इसे ज्यादा अमाउंट पे यूज करा तो क्या हो गया? हमारा एनवायरनमेंट खतरे में आ गया, क्योंकि इस प्लांट ने वहां की लैंड को खराब कर दिया है। और इन सभी का क्या रोल है? इन सभी का, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब का हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में क्या है? रोल होता है। इकोसिस्टम में रोल होता है। और ये इकोसिस्टम के क्या है? बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर है। और ये एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या करते हैं? एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या करते हैं? एक्टिविटीज या रिएक्शन करते हैं या उन पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। अगर सपोज करो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्लांट एक बायोटिक फैक्टर है। प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या एबायोटिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, लाइट, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स हैं।
तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एबायोटिक फैक्टर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्लांट को ग्रो करने के लिए एबायोटिक फैक्टर नहीं मिलेंगे तो प्लांट ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो प्लांट को ईट करने वाले एनिमल्स या हर्बीवोरस भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर हर्बीवोरस नहीं होंगे तो हर्बीवोरस को ईट करने वाले कार्निवोरस भी नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हमारी फूड चेन का या फूड वेब का क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो फूड चेन का फूड वेब का फॉर्मेशन नहीं होगा, फूड चेन और फूड वेब का फॉर्मेशन नहीं होगा भाई, फूड चेन और फूड वेब का हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, और हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो इन सभी को देखते हुए, इन सभी इश्यूज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज ने एक कमेटी का फॉर्मेशन करा, एक कमेटी का क्या करा, फॉर्मेशन करा। इस कमेटी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन का फॉर्मेशन करा, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जो कहलाए एथिकल इश्यूज, जो कहलाए एथिकल इश्यूज। ये एथिकल इशू ये थे कि हमें यहाँ पर इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल हम बना रहे हैं, जो भी ट्रांसजीन का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी ट्रांसजीन का हमने क्या करा है, फॉर्मेशन करा है, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए कैसा होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। सोसाइटी मतलब हमारे एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमंस एंड एग्रीकल्चर के लिए कैसा होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। जो ट्रांसजेनिक जो हम बना रहे हैं, जो ट्रांसजेनिक हम बना रहे हैं, जो भी ट्रांसजेनिक हमने बनाए हैं, कैसे होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए कि इनकी खुद की लाइफ हो, खुद की लाइफ साइकिल हो, ओके, इनकी वैलिडिटी हो, मतलब इनकी क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। ये कोई डिजीज कॉजिंग नहीं होनी चाहिए, इनमें किसी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए, इनमें किसी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए। इनकी लाइफ वैलिडिटी हो, इनकी लाइफ होनी चाहिए, फिक्स वैलिडिटी होनी चाहिए, और ये किसी प्रकार की डिजीज का फॉर्मेशन ना करें। इनमें किसी प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो, इनमें किसी प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए एथिकल कमेटी ने, अब एथिकल इशू बनाए, इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा, एक कमेटी बनी जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से एथिकल इश्यूज बनाने वाली कमेटी ने, जिसने सभी का, ह्यूमंस का, प्लांट का, सभी का ध्यान रखकर एक कमेटी बनी जिसका नाम था GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी से ही हमें क्या लेनी होती है, इस कमेटी से ही हमें रिटर्न फॉर्म में हमें क्या लेनी होती, परमिशन लेनी होती है। रिटर्न फॉर्म में क्या लेनी होती, परमिशन, कि अगर आपको रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं,
अगर कोई कमेटी का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कमेटी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रिटन फॉर्म में लिखती है। वर्बली जो हम कहते हैं वो चीजें कम एक्सेप्टेबल होती है, बट अगर जो चीज हमने वर्बली कही है या कह रहे हैं उस चीज को अगर हम वर्बली कहने के साथ साथ रिटन फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इस कमेटी ने डॉक्यूमेंट का क्या किया, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन किया। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट का क्या किया, फॉर्मेशन किया। इस डॉक्यूमेंट में हमें क्या था कि अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है और किसके लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए है कि ह्यूमंस के लिए है कि एनवायरनमेंट के लिए है, क्या इसकी वैलिडिटी है, क्या ये बाद में कभी किसी को हार्म पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इन सभी को हमें इस कमेटी को बताना होता है। देन जब ये कमेटी एग्री हो जाती है, जब ये कमेटी एग्री हो जाती है तो हमें ये क्या कर देती है, परमिट कर देती है, परमिशन देती है, परमिट कर देती है, परमिशन देती है। देन फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस कमेटी से हम अप्रूवल मिलने के बाद हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एथिकल इश्यूज का बहुत ही कम अमाउंट में या फिर ना के बराबर इश्यूज आते हैं, एथिकल इश्यू नहीं आते, क्योंकि इस कमेटी ने हमें सारे एथिकल इश्यूज के बारे में बताया है कि भाई जो आप यूज कर रहे हैं वो आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, किसी प्रकार की उसकी हार्मफुल डिजीज ना हो, कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, कोई कैंसर कॉजिंग ना हो, उसकी खुद की क्या होती है, वैलिडिटी होती है, उसकी खुद की क्या होती है, वैलिडिटी होती है, उसकी खुद की क्या होती है, वैलिडिटी होती है। ये पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, हमारे पास बायोपायरेसी। अब आप सब लोग मूवी देखी होगी, सब लोग मूवी देखते हैं। आजकल तो हमारे पास मूवीज देखने के लिए, अगर हम बात करते हैं मूवीज की, तो आजकल मूवीज पहले जो हम देखा करते थे तो थिएटर में जाके देखा करते थे, थिएटर में या फिर PVR प्रिया विलेज रोड शो में जाके देखा करते थे, जो कि एक तरह का रोड पे शो हुआ करता था। बाद में इसको हमने एज ए थिएटर कन्वर्ट कर दिया, तो जो हम मूवी देख रहे थिएटर में जाते थे जिसके एक स्पेसिफिक प्राइस पे टिकट हुआ करता था, लाइक 150 रुपीज, 250 रुपीज, 500 एक टिकट का प्राइस हुआ करता था। जब जाके मूवी देखा करते थे, मूवी बनाने में जो खर्चा आ रहा है और जो उनके जो उसमें एक एक्ट प्ले कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हीरो हीरोइन विलन एक्सेट्रा, जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, उनको जो इनकम हो रही है इसके द्वारा हो रही है, राइट। तो इससे मूवी अपनी क्या कर रही है, कलेक्शन कर रही है इनकम का। बट क्या हो रहा है, आजकल मूवीज हम OTT पे मिल रही है, यूट्यूब पे मिल जाती है, बट अगर ये मूवी आप थिएटर में जा रहे हैं जो कि एक एक्सपेंसिव मूवी है, जो कि एक क्या है, एक्सपेंसिव मूवी है, और थिएटर में जाके आपने जो मूवी देखी, जैसे हम बात करते हैं बाहुबली मूवी वर्ल्ड वाइड काफी एक्सपेंसिव मूवी थी, इसको जाके आपने थिएटर में देखा। बट किसी एक पर्सन ने जैसे कि विकास, जैसे वरुण ने जाकर क्या करा, जो बाहुबली मूवी थिएटर में देख रहा था उसकी इसने अपने कैमरा या फिर अपने फोन से, मोबाइल कैमरा या फिर जो डिजिटल कैमरा होता है उससे उसने मूवी की क्या कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली। अब इसने इस कंटेंट को यहाँ पे चुरा लिया, इसने इस कंटेंट को लिया है, बट कैसे लिया, इसने जिसने मूवी को डायरेक्ट करा है और जिस सिनेमा में जिस जगह पे ये मूवी प्ले हो रही है उससे परमिशन नहीं ली, वो विदाउट परमिशन इसने क्या करा, इस मूवी को रिकॉर्ड कर लिया। विदाउट परमिशन इसने क्या करा, इसको रिकॉर्ड कर लिया। विदाउट परमिशन रिकॉर्ड कर लिया, और अब ये इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्या कर रहा है, सेल कर रहा है या फिर बेच रहा है।
ये इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और बेच रहा है। तो इसने क्या करा, इसने इस तरह मूवी को चुरा लिया, जो कि कैसी है, जो कि एक इलीगल प्रोसेस है, जो कैसी है, इलीगल प्रोसेस है। तो विदाउट परमिशन, इलीगल तरीके से इसको क्या कर, चुरा लिया। अब इन को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ये होती पायरेसी, ये क्या होती पायरेसी। बट अगर हम तो बात करते हैं बायो पायरेसी, बायो मतलब क्या होती है, लिविंग थिंग्स। बायो मतलब लिविंग थिंग्स या रिसोर्सेज, या लिविंग रिसोर्सेज। तो लिविंग रिसोर्सेज की इलीगल तरीके से विदाउट परमिशन सेल करना, या उनके प्रोडक्ट बनाना, या बाय प्रोडक्ट बनाना, या उनके प्रोडक्ट बनाना, या उनके बाय प्रोडक्ट बनाना, लिविंग रिसोर्स और विदाउट परमिशन इलीगल तरीके से इनके क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना, इनके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोसेस करना, सर्विस फॉर्मेशन, बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, इन दी रिटन फॉर्म हम उस चीज को चुरा रहे हैं और उनके द्वारा हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, सर्विसेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो पायरेसी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो पायरेसी। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर था, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, हम बात करते हैं राइस की। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं राइस। राइस क्या है, एक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, एक बायोलॉजिकल रिसोर्स है। राइस एक लाइफ है, एक प्लांट है, एक सेल है, प्लांट सेल है। तो ये क्या हुआ, आपका बायोलॉजिकल रिसोर्स हुआ। क्या हुआ, बायोलॉजिकल रिसोर्स हुआ। तो जो ये राइस है ना, इस राइस की हमारे इंडिया में 2 लाख इसकी क्या है, वैरायटी है, स्पीसीज है, इसकी वैरायटी है और स्पीसीज है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ बासमती की 27 वैरायटी हमारे पास है। जो बासमती है, अपने फ्लेवर, एरोमा और अपने दानों की स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, राइट। अब जब होमो सेपियंस का फॉर्मेशन हुआ, जब हम बने, हमारा जब विकास हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले जो हमने एग्रीकल्चर किया था वो राइस का ही करा था, राइट। राइस का, उसके बाद हमारे वेदों में, पुराणों में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम धार्मिक रिचुअल प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे चावल का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ पे चावल को या राइस को यूज करते हैं, वहाँ पे चावल को यूज करते हैं। इसके अलावा हम राइस का एज ए फूड में भी यूज करते हैं, फर्मेंटेड फूड और विदाउट फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, उत्तपम, ओके, और विदाउट फर्मेंटेड राइस का आटा,
राइस फ्लोर इस तरह हम यूज कर रहे हैं। और हमने हमारे जो इंडियन स्पीसीज है, इंडियन स्पीसीज में कुछ जेनेटिक चेंजेस करके, स्पीसीज में जो इंडियन की राइस स्पीसीज है, जो इंडियन राइस की स्पीसीज है, उसमें हमने कुछ जेनेटिक चेंजेस करके एम स्वामीनाथन की हेल्प से हमने प्लांट की कई डिफरेंट वैरायटी का क्या करा, फॉर्मेशन करा। बट बीच में साहब क्या आ गए, अमेरिका आ गए, और आगे अमेरिका के साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या करा, हमारी एक इंडियन राइस स्पीसीज की एक ड्रॉप राइस स्पीसीज से क्या करा, ब्रीडिंग करवाई और एक न्यू वेरिएंट का इन्होंने क्या करा, फॉर्मेशन करा करिए। और इस चीज को इन्होंने नोवेलिटी कहा, इस चीज को इन्होंने क्या कहा, नोवेलिटी। मतलब यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है, यहाँ पे कुछ नया बनता है। इन्होंने ऐसा बताया कि भाई हमने यहाँ जो बनाया है ना, इसमें बहुत कुछ नयापन है जो आपके पास नहीं था, जो इंडिया के पास नहीं था। सीधी सी बात उन्होंने ये कहा, कह दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कह दिया। फिर इन्होंने इन सब चीजों को, इस प्रोसेस को इन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस का डॉक्यूमेंट बनवाया, और ये कहा कि ये चीज जो है, इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट है, किसका, यूएस के साइंटिस्ट का, यूएस का राइट है। अब इस प्रोसेस के द्वारा या इस राइस के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनेगा, राइस फ्लोर का कुछ बनाओगे या फर्मेंटेड फूड बनाते हो, कुछ और बनाते हो, बायो प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो आपकी एक तरह की बायो पायरेसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बायो पायरेसी कहलाएगी। और उन्होंने इसका डॉक्यूमेंट बना के इस चीज को क्या करवा लिया, एक राइट इन्होंने ले लिया, और उस राइट को इन्होंने कहा कि आप इस पर हमारा क्या हो गया, अधिकार, और ये हो गया पेटेंट। ये क्या हो गया, इनका पेटेंट हो गया। क्या हो गया, इनका पेटेंट हो गया, इनका पेटेंट हो गया, राइट है। अब इसको इनके अलावा कोई और यूज करता है तो वो एक क्या कहलाएगा, एक तरह की चोरी कहलाएगी, एक तरह की बायो पायरेसी कहलाएगी। ये चीज हो गई, ठीक है। तो मतलब जो इंडिया इतने सालों से बना रहा था, वो इंडिया चोरी कर रहा है, इनका ये कहना था। अमेरिका का ये कहना है कि अब इंडिया चोरी कर रहा है। इन्होंने इस चीज को पेटेंट करवा लिया, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इस चीज को रिटन फॉर्म में लिखवा लिया, कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, कमेटी ने पेटेंट बना दिया, ये पेटेंट है, ठीक है। अब बात आई, इंडिया के मोदी जी बैठे थे और इधर के पीएम बैठे हुए थे अमेरिका के, तो दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो इंडियन साइंटिस्ट आए थे समझाने के लिए, मोदी जी हैं, इधर बिल गेट्स मान लो, तो इधर जो भी साइंटिस्ट, जो भी हैं पीएम, वो है, और हमारे हरगोविंद खुराना जी मान लीजिए, कुछ और साइंटिस्ट है, स्वामीनाथन जी मान लीजिए। तो इंडिया के साइंटिस्ट और पीएम गए और उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बताया जाके कि सर आप लोग राइस को अब यूज कर रहे हो, और आपने जो राइस बनाया है, पहली बात तो वो भी आपने इंडियन स्पीसीज लेके बनाया। तो पहली गलती आपकी यहाँ पर ये हो गई कि आपने इंडियन स्पीसीज को यूज कर लिया, फर्स्ट पॉइंट। तो ये आपका पेटेंट हो नहीं सकता, ये आपका पेटेंट हो नहीं सकता। चलो ठीक है, पेटेंट मान रहे हैं, तो आप राइस को कब से यूज कर रहे हैं, 1997 या फिर 98, 2000 से यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमंस का फॉर्मेशन हुआ था, आदि मानव थे, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्टोरी, सबसे पहले जो विकास हुआ था, आर्यभट्ट का विकास, इंडिया का विकास हुआ था, इंडिया फॉर्मेशन हुआ था, हम उस समय से इसको यूज कर रहे हैं। हमारे पास पेटेंट नहीं था, हमने इस तरह की कमेटी का फॉर्मेशन नहीं करा, बट हमारे वेदों में, पुराणों में चावल की महिमा का गुणगान लिखा हुआ है, चावल का यूज लिखा हुआ है, चावल के हम रिचुअल यूज करते हैं। इसके अलावा चावल को एज फूड खाते हैं। हमारे साउथ इंडिया में हम चावल को, साउथ रीजन है, वहां पर हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं, चावल का, राइस का। हम क्या खाते हैं, फर्मेंटेड। नॉर्थ में हम कैसे खाते हैं, विदाउट फर्मेंटेड। राइट। और आपको ये नहीं पता इडली क्या होता है, डोसा क्या होता है, जो हम बना रहे हैं, जो हम कई सालों से बनाते आ रहे हैं। भात क्या होता है, वो हम कई सालों से बना रहे हैं। इसको हम कैसे खा सकते हैं, इसको हम दाल के साथ खा सकते हैं, कढ़ी के साथ खा सकते हैं, तीखा भात खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, घी शक्कर डाल के खा सकते हैं। क्या आपने एक चीज ट्राई करी है? जब हम तीखा खाते हैं तो आपके यहाँ तो मसाले भी नहीं है, कैसे कह सकते हो कि पेटेंट है?
इंडिया ने कुछ अपनी दलीलें पेश करी और बताया कि अब ये जो पेटेंट है अमेरिका का नहीं है, ये जो चीज है अमेरिका ने इसको चुराया है, ये अमेरिका का नहीं, ये ओनली और ओनली इंडिया का है, ओनली और ओनली किसका है, इंडिया का है। इस तरह पेटेंट राइट वापस किसके पास है, इंडिया के पास है। बट फर्स्टली क्या कहा अमेरिका ने कि भाई इंडिया ने इसको चुराया है, तो क्या करा, एक तरह की बायो पायरेसी, बट चुराया किसने था, अमेरिका ने। ये पॉइंट क्लियर। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और है हमारे पास, जिसे हम बात करते हैं एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका इंडिका, जिसे हम कहते हैं नीम। और फिर हमारे पास बात करते हैं हल्दी की, टर्मरिक। तो इन पर भी अमेरिका ने बायो पायरेसी का ठप्पा लगाया था कि इंडिया इनको चुरा रहा है। इंडिया ने फिर बताया कि भाई ये हम नीम को आपने सिर्फ एंटी फंगल बताया है, आपने सिर्फ एंटी फंगल बताया, इसका एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और इसके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और भी कई यूज है। इसको हम स्किन पे यूज कर सकते हैं, इसको आप अपने जो गेहूं होते हैं उनको इंसेक्ट कीड़ों से बचाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। घरों में जब मच्छरों का इन्फेक्शन हो जाता है, मच्छरों का जब अटैक होता है, तो उस मौसम में आप नीम की पत्तियों को जला दो, उनकी वजह से जो वहाँ पे स्मोक और जो स्मेल आएगी उस वजह से उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। हल्दी का हमारे एक वुंड विलिंग है, एक ये घाव को ठीक करता है। इसके अलावा इसका हम एज ए स्किन को रिपेयर करने के लिए, स्किन को रिजॉइंट करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए हम हल्दी का काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। तो इंडिया ने इनको भी बताया कि नहीं हम इनका यूज एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से भी करते आ रहे हैं। जब जाके इनका अधिकार फिर हमें मिला, जबकि इन चीजों को भी अमेरिका ने क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया। और आज ये नीम है, आज अमेरिका के कुछ लोग नीम है, उस नीम को अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर जो नीम की दातुन होती है उसे आज कहाँ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जबकि इंडिया में, जो इंडिया है, सबसे ज्यादा क्या विलेजेस से गांव, और इंडिया गांवों में निवास करता है, गांवों में नीम इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो वहां पे सभी लोग धातु का क्या इजीली यूज कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो अभी हम बात करें पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है, जैसे आप कोई नई चीज को डिस्कवर कर रहे हैं, कोई नई चीज को इन्वेंट कर रहे हैं, आपने किसी चीज को डिस्कवर करा, ओके, डिस्कवर किया, बट उसमें कुछ इन्वेंट किया आपने नया, कुछ क्या करा, इन्वेंट करा, इन्वेंट करा है। और इन्वेंट करने के बाद उसमें कुछ नोवेलिटी होनी चाहिए, कुछ क्या होनी चाहिए, नोवेलिटी, कुछ नयापन होना चाहिए। जो पुरानी चीज डिस्कवर करी है ना आपने, उससे जो आपने चीज डिस्कवर करी, मतलब ये क्या करा है, कुछ नयापन करा है, कुछ नई चीज। सॉरी, पेटेंट में क्या होता है कि आप कुछ चीज जो डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ चीज को बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ इन्वेंट जो आपने करा है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। वो पहली चीज से काफी डिफरेंट होनी चाहिए, जो पहली चीज हमने बनाई है उससे क्या होना चाहिए, काफी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब डिफरेंट हो जाती है, कुछ नॉवेलिटी होती है, तो उसको हम, जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, जिस पर्सन ने उसको क्या करा है, पर्सन या साइंटिस्ट ने इसको क्या करा है, डेवलप किया है, तो उसके नाम पर ये क्या हो जाती है, उसके नाम पर ये रजिस्टर हो जाती है। जब ये रजिस्टर हो जाती है तो इसमें इसकी प्रोसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इसकी जो भी सर्विसेज होती है, उन सभी को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। अब कोई अदर पर्सन अगर आकर इस चीज को दोबारा रीडिस्कवर करता है और वो कहता है कि इसमें नोवेलिटी आई है,
तो ये एक तरह की क्या होती है, चोरी होती है, इलीगल प्रोसेस होती है। तो अब उस पर्सन को, इस पर्सन के को जो इसने इसका यूज करा है, जिसमें इसने इतना टाइम और मनी को एक्सपेंस किया है, मनी को खर्च किया है, उसको इसका खर्चा देना होता है। तो सेकंड पर्सन जो इन चीजों को बना के कहता है नोवेलिटी है, तो नोवेलिटी वजह से बना है, पहली बात तो उसके ऊपर कैश, एक कैश रजिस्टर होता है, एक कैश क्या होता है, रजिस्टर होता है। ये सभी फॉर्म, ये सभी चीजें क्या होती है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रजिस्टर हो जाती है। सभी चीजें क्या होती हैं, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रजिस्टर हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं पेटेंट। बट अगर वो दूसरा पर्सन आकर बोलता है कि भाई मैंने कुछ नया बनाया है, कुछ नया बनाया है, बट बन तो नहीं से रहा है, इसी प्रोसेस से बनाया है, तो नया कैसे हो सकता है, तो एक तरह की चोरी हो जाती है। तो ये साइंटिस्ट उसके ऊपर केस कर सकते हैं, और उस साइंटिस्ट को, इस साइंटिस्ट को पैसा देना होता है कि भी जो मैंने चीज चुराई है वो आपकी बिना परमिशन के लिया है। तो पेटेंट में क्या होता है कि कुछ भी अगर चीज आपको बनानी होती है, विदाउट परमिशन हम उसको यूज नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन हम उसको यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अगर हमें यूज करना है तो हमें पहले परमिशन लेनी होगी। परमिशन के लिए हमें रिटन फॉर्म में डाटा देना होता है कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका यूज क्या करेंगे, उसका क्या यूज करेंगे। ठीक है, जो पैटेंट है, जो पैटेंट हम बना रहे हैं, जो पैटेंट हो रहा है, ये एक तरह का क्या है, लॉ है, जो आईपीआर के थ्रू लागू होता है। इंटेलेक्चुअल पैटेंट राइट्स, इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट्स। और हमारे पास जो इंडिया है, जो इंडिया है, इंडिया में पैटेंट लॉज भी चलते हैं, जिनकी कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, जिनकी कुछ वैलिडिटी होती है, लिमिटेशंस होती है, और साइंटिस्ट को कुछ समय ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, जो कि हमारे पास सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हुए, लागू हुए। एक्ट के बाद क्या हुए, लागू हुए। एक्ट के बाद क्या हुए, लागू हुए। जैसे सपोज करो आपने कोई मूवी देखी, जिसे हम बात करते हैं गजनी की, राइट। गजनी जो मूवी है वो साउथ की मूवी थी। गजनी जो मूवी है वो साउथ के सूर्या की एक मूवी थी, जिसको टॉलीवुड की एक मूवी थी, जिसको सूर्या की मूवी थी, जिसको बॉलीवुड में आमिर खान ने गजनी नाम से रिलीज किया है, बनाया। तो जो इसके राइट्स थे सूर्या के पास थे, और जो मूवी के डायरेक्टर थे उनके पास थे। ओके, तो ये एक तरह पेटेंट था। बट इस पेटेंट को बनाने के लिए वापस आमिर खान ने क्या करा, परमिशन ली सूर्या से, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे। देन उन्होंने इस मूवी का नाम चेंज करा, बाकी सारी सारी जो प्रोसेस थी वो वैसी की वैसी, जो एक्शन यहाँ थे, जो रिएक्शन यहाँ पे थे, वो यहाँ वैसे के वैसे एक्ट प्ले करे गए। ठीक है, तो ये इन्होंने परमिशन लेके इस चीज को बनाया। परमिशन लेके बनाया तो इसलिए आमिर खान को कुछ लॉस नहीं हुआ। बट अगर यही चीज आमिर खान बनाता विदाउट परमिशन, तो आमिर खान को जो जितनी इनकम इस मूवी से हो रही है ना, वो सारी इनकम इसको सूर्या को या इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनको देनी होती। तो इन्होंने क्या करा, मूवी के राइट्स ले लिए, मूवी के राइट्स को परचेज कराए। ठीक है, तो मूवी का पेटेंट इन्होंने परचेज कराया। जैसे पेटेंट है, पेटेंट मतलब कुछ साइंटिस्ट ने, किसी पर्सन ने किसी चीज को इन्वेंट करा, जैसे कि सपोज करो, मान लो किसी पर्सन ने दूध से दही बनाने को इन्वेंट कर लिया, कि दूध से दही बनाने के लिए हम दूध को गर्म करके उसमें दही डालते हैं, छाछ डालते हैं, और 3 से 4 घंटे 6 घंटे बाद दूध में लैक्टोबैसिलस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके द्वारा दही का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उस
पर्सन ने क्या करा, अगर चाय से दही बन जाता है, दही से चाय, तो दही से दही बन जाता है, तो मैं इसके लिए लेमन भी यूज कर सकता हूँ। तो देखा मैं लेमन यूज करा तो दूध फट जाता है, जमा नहीं, बट कभी कभी जम गया। फिर देखा कि अगर मैं लेमन यूज कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं चांदी यूज कर सकता हूँ, तो सिल्वर यूज किया, सिल्वर से देखा तो दही जम गया। उसने इन चीजों को अपने नाम पे पेटेंट करा जाए कि मैं दूध से, मिल्क से अगर कर्ड बना रहा हूँ, तो कर्ड बनाने के लिए मैं सिट्रिक एसिड का यूज कर सकता हूँ। सिट्रिक एसिड के अलावा मैं सिल्वर का यूज कर सकता हूँ, चांदी। सिल्वर के अलावा मैं लैक्टोबैसिलस एसिड का यूज कर सकता हूँ। लैक्टोबैसिलस के अलावा मैं यूज कर सकता हूँ आपके कर्ड का। तो उसने इन चीजों को क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया कि मुझे कर्ड बनाने के लिए इनका यूज करना होता है। अब कोई और पर्सन या कोई और कंट्री अगर दोबारा से कर्ड बना रहा है मिल्क से, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, चोरी, क्योंकि इसने चीज को बना के क्या कर लिया, इनका डॉक्यूमेंट बना के अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया। तो ये जो करवा लिया अपने नाम पर रजिस्टर, ये पेटेंट हो गया। अब कोई इसको बनाता है तो पेटेंट की चोरी हो गई। अब इसके द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाए, चाहे दही बनाए, दही से दोबारा छाछ बनाए, तो भी एक तरह की चोरी हो जाती है, क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो इन सभी चीजों को पायरेसी को रोकने के लिए यहाँ पे पेटेंट लॉ को लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, पायरेसी को रोकने के लिए, पायरेसी को रोकने के लिए हमें पेटेंट लाना पड़ा। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट, और ये आपका 12th क्लास की बायोलॉजी का, बायोटेक का चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस करा है एथिकल इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। एंड थैंक यू।